हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन यानी परिभाषा को लिखते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आप इसको ठीक से समझिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, मान लो कोई ए सब्सटेंस है या कोई ए एलिमेंट है और बी एक दूसरा एलिमेंट है और ये दोनों मिलकर सी नाम का कोई पदार्थ बनाते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मान लें कि यदि कोई ए सब्सटेंस है और बी सब्सटेंस है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं और मिलकर रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद C+D का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों, जब ए और बी आपस में मिलते हैं और मिलकर सी और डी का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ए और बी क्या कहलाएगा बच्चों इस केस में? तो ए और बी को हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? इसको हम लोग हिंदी में अभिकारक के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और बच्चों, इस एरो के बाद जो नया प्रोडक्ट बना है, इसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए और बी दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं और सी और डी दो नए एलिमेंट हैं या दो नए पदार्थ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी अलग अलग सब्सटेंस हैं, अलग अलग पदार्थ हैं और ये मिलकर सी और डी का निर्माण करते हैं। इसका मतलब कि ये ए और बी का जो गुण था, ए और बी का जो गुण था या ए और बी का जो प्रॉपर्टी था, यानी इसका जो गुण था वो बिल्कुल चेंज हो गया और ये बिल्कुल नया गुण वाला पदार्थ बन गया, यानी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका मतलब इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगर ए और बी दो अलग अलग पदार्थ हैं और ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद प्रतिफल सी और डी का निर्माण करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और रासायनिक प्रतिक्रिया का रिजल्ट क्या बना कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट बन गया। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया बच्चों? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? ए और बी के बीच क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आपने पढ़ा होगा रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज, आपने स्टडी किया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन।
बच्चों भौतिक परिवर्तन में, जिसे हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं, फिजिकल चेंज में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मान लीजिए हमने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाया और उसे घोल दिया, तो घोलने के बाद क्या बना, वो शरबत बन गया। तो वह शरबत क्या हुआ, वो नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ उनका रूप बदल गया। उनका क्या बना, उनका रूप बदल गया। जो ठोस कण थे चीनी के, वो पानी में घुल गए और घुलने के बाद वो अभी भी उनके चीनी के कण उस पानी में मौजूद हैं। यानी वह पानी मीठा लगेगा क्योंकि उस पानी में चीनी घुला हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। लेकिन बच्चों, अगर दूध से दही का निर्माण होता है तो इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन यदि किसी वस्तु में होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। यानी रासायनिक परिवर्तन का मतलब ही है रासायनिक अभिक्रिया का होना, यानी कहीं ना कहीं उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, और उस प्रतिक्रिया का रिजल्ट है कि हमारे पास क्या बना, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, दो या दो से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी इस एग्जाम्पल में जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है a प्लस बी, ये आपस में मिलकर c प्लस डी बनाते हैं। इसका मतलब a और b का अलग अलग गुण है और c और d का अलग अलग गुण है। तो a और b जब आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। मिलने का मतलब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, C और D का निर्माण होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग ये परिभाषा बना सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं, उदाहरण में क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं
कि हाइड्रोजन, क्या लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जल का, आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है भाई? हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? तो ये भी गैस है। और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जल। और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। और जल क्या है? द्रव है। तो ये दोनों अलग अलग गुणों वाले गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हम लोग इस लाइन को, इस वाक्य को केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल आसान है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसे हम अणु सूत्र के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन यानी H2 प्लस। प्लस का निशान इसलिए देते हैं, इसका मतलब ये किसी से जुड़ रहा है, ये किसी से मिल रहा है। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2 बोलते हैं, और ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसे हम O2 कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। तो संकेत अलग चीज है। संकेत क्या है? अलग चीज है। संकेत को हम लोग सिंबल भी कहते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, सिंबल अलग चीज होता है और अणुसूत्र अलग चीज होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग चीज होता है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 है, क्योंकि ये O2 में एग्जिस्ट करता है और ये H2 में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों, जब ये आपस में मिलते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये H2O का निर्माण करते हैं। और H2O को हम लोग क्या जानते हैं? जल। इसको हम लोग वाटर कहते हैं, जल यानी वाटर। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। और इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो इसका मतलब ये प्लस का निशान क्या बोल रहा है? कि ये आपस में संपर्क में आए, आपस में क्रिया किए, और क्रिया का क्या परिणाम हुआ? तो परिणाम ये बता रहा है, इस तीर का निशान इस दिशा में अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? जल का निर्माण हुआ। तो बच्चों, रासायनिक प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। यानी रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सिंपल डिफिनीशन है, 2 or more substance when meet together and react together and then form new substance. Such process is known as chemical reaction। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर दो या दो से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। When 2 or more substance react together and form a different quality of material, that reaction is known as chemical reaction। एग्जाम्पल में हमने क्या बतलाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये हाइड्रोजन किस रूप में है? गैस के रूप में है। ये ऑक्सीजन किस रूप में है? गैस के रूप में है। और ये दोनों गैस के रूप में है और ये आपस में जुड़ गए। जुड़ने का मतलब प्लस का निशान, और प्लस का निशान ये बतला रहा है कि इसमें रासायनिक
अभिक्रिया हो रही है और तीर का निशान बतला रहा है कि क्या रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट हुआ वाटर के रूप में, रिजल्ट हुआ जल के रूप में, यानी यहाँ जल का निर्माण हुआ। तो बच्चों हम लोग यहाँ जो लिखे हैं इसको ध्यान से देखिए। यहाँ हम लोगों ने दो तरीके से लिखा है। क्या तरीका है? पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका में हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिख दिया कि हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र है उसको लिखा, फिर प्लस का निशान दिया, फिर ऑक्सीजन का अणुसूत्र लिखा O2 और फिर एरो का निशान दिया और लिख दिया H2O। यानी ये एक तरह से समीकरण का रूप ले लिया। इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। और इस समीकरण का जो सेंटेंस है, इस समीकरण का जो वाक्य है ऊपर लिखा गया है। क्या लिखा गया है इसको ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसी वाक्य को हम लोग अणुसूत्र के रूप में, इसी वाक्य को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोगों ने लिख दिया है। लेकिन इसी रासायनिक समीकरण को जब हम लोग शब्द के रूप में लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये तीर का निशान क्या बना रहा है? जल। यानी इसी समीकरण को जब आप शब्द के रूप में इसका निरूपण करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस शब्द वाले समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? शब्द समीकरण। और ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? H2 प्लस O2 ये बना रहा है H2O। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। कंकाली समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। और शब्द समीकरण को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वर्ड इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज़ें आपको बतलाई गई है। एक रासायनिक समीकरण की परिभाषा, और कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसको हम लोग अगर वाक्य में लिखते हैं तो वाक्य में लिखना बच्चों कितना कठिन काम हो जाएगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे या केमिस्ट्री स्टडी करोगे तो आप कितना रिएक्शन आप वाक्य में लिखिएगा, आपके लिए काफ़ी जटिल हो जाएगा। तो हम लोग समय को बचाने के लिए क्या करते हैं कि उस वाक्य को न लिखकर हम लोग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों का अणुसूत्र लिख देते हैं, उसका रासायनिक सूत्र लिख देते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है, चाहे एक बने चाहे दो से ज़्यादा बने या 5 बने या 10 बने, उसका हम लोग क्या लिखते हैं? रासायनिक सूत्र लिख देते हैं। तो जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब हम संकेत का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमें रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने में काफ़ी सुविधाजनक होती है। इसलिए हम लोग शब्द को न लिख करके हम लोग रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं, हम लोग संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो जब किसी भी अभिक्रिया को जब आप संकेत और सूत्र की सहायता से उसका निरूपण करते हैं, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको दो चीज़ जानना है। क्या जानना है? एक जानना है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा जाननी है रासायनिक समीकरण। तो बच्चों रासायनिक समीकरण दो तरह का हो गया। क्या क्या हो गया? आपको मैंने अभी बतलाया कि अगर हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण, और इसी रासायनिक समीकरण को जब शब्द में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एक शब्द समीकरण के रूप में,
यानी उस रासायनिक प्रतिक्रिया को जब शब्द में लिखिएगा, वर्ड में लिखिएगा, तो उसको हम कहेंगे शब्द समीकरण यानी वर्ड इक्वेशन। और दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, दूसरा हम लोग लिखते हैं कंकाली समीकरण, यानी उसे हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। शब्द समीकरण को हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं और कंकाली को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो बच्चों, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब हो गया रासायनिक सूत्र के रूप में। स्केलेटल इक्वेशन या कंकाली समीकरण का मतलब क्या हो गया, सूत्र के रूप में। इसमें हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इसमें हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान दीजिएगा, सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कंकाली समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि कंकाली समीकरण कितने प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग देख लें कि कंकाली समीकरण कितने प्रकार का होता है, यानी स्केलेटल इक्वेशन कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप संकेतों और सूत्रों से उसका निरूपण करते हैं, संक्षिप्त रूप में निरूपण करते हैं, तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए बच्चों, आपने शायद लिखा नहीं होगा। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बहुत आसान है, रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझ ली है तो उसी बात को लिख देना है। क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से रिप्रेजेंट करना, यानी निरूपण करना, निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मुझे लगता है कि इस परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में हम लोग फिर से एग्जाम्पल समझ लें, सीख लें। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमने लिख दिया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, ठीक है। कार्बन क्या है भाई, तो ये ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, तो ये गैस के रूप में है। और ये क्या बनाया, ये भी गैस बनाया। तो जब भी हम लोग गैस लिखते हैं तो इसको ऊपर में तीर का निशान देते हैं। ये तीर का निशान अपने आप में शो करता है कि ये गैस है, तो गैस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं लिखे हैं, ये एरो का निशान नहीं दिए, अगर गैस लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, ये अवस्था दर्शाता है। किसका अवस्था दर्शाता है, तो अभिकारक की अवस्था दर्शा रहा है और इसमें प्रतिफल का अवस्था दर्शाता है। तो बच्चों, अगर इसी समीकरण को जब हम शब्द में लिख दिए, जैसे यहाँ लिख दिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्लस का मतलब अभिक्रिया करना,
तीर का निशान बतला रहा है कि ये क्या बना अभिक्रिया के बाद, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने इसे देख लिया, क्या बना भाई? कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ दो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका निरूपण करते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण हो गया, दोनों रासायनिक समीकरण है। ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों रासायनिक समीकरण है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगी आपको केमिस्ट्री समझने में, रसायन विज्ञान को समझने में। ये दोनों रासायनिक समीकरण है, बशर्ते कि संकेत और सूत्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। और जब आप शब्द में लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इसको आप देख लें, नोट कर लें जल्दी से। इसके बाद हम लोग इस रासायनिक समीकरण को यानी कंकाली समीकरण को दो भाग में बांटते हैं। तो दो भाग में क्या क्या हो जाएगा बच्चों कंकाली समीकरण में? आप ध्यान दीजिएगा, क्या यह समीकरण संतुलित है? देखिएगा, इस अभिक्रिया के पहले कार्बन के कितने परमाणु हैं? तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, कार्बन का 1 परमाणु, और प्रतिफल में क्या है? कार्बन का 1 परमाणु, आगे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ कार्बन का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 2 एटम हैं, मॉलिक्यूल 1 है। यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम मौजूद हैं, 2 परमाणु मौजूद हैं। इसका मतलब कि ये संतुलित है। ये समीकरण क्या है? संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि अभिकारक में जितने भी तत्व भाग लिए हैं, इनका जो परमाणु की संख्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या और कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित जितने भी तत्व हैं, इनकी परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और अभिक्रिया के बाद को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं बायां पक्ष या बायां भाग, और इसको बोलते हैं दायां भाग, दायां भाग। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? अभिकारक होगा। तो अभिकारक किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग जान जाएंगे इस वीडियो में। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी आपको हम रासायनिक समीकरण के बारे में बतला दिए, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं वो आपको समझा दिए, शब्द समीकरण भी आपको समझा दिए। अभी एक नया शब्द आ गया अभिकारक, उसको भी आप जान लें। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, रसायन विज्ञान में जो पहला जो चैप्टर है उसमें ये टर्म आपको पढ़ना है कि अभिकारक किसे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिएक्टेंट, यानी अभिकारक किसे कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, आप नोट करते जाएं, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेता है, भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे अभिकारक कहते हैं। तो मैंने आपको अभी भी उदाहरण दिया, क्या दिया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये तो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, कोई बात नहीं, संतुलित नहीं है। तो हम लोग अभी अभिकारक को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो देख लीजिए, इस अभिक्रिया के पहले जितने भी तत्व हैं या जितने भी यौगिक हैं या जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं जो आपस में मिलकर क्रिया कर रहे हैं, आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम अभिकारक या रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और इधर जो बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। इसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो आप इसकी परिभाषा भी लिख ही लीजिए कि प्रतिफल होता क्या है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल किसे कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रतिफल क्या है? बिल्कुल आसान है। क्या लिखेंगे? वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, के फलस्वरूप, या आप लिख सकते हो वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है या के फलस्वरूप बनता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। उसे प्रतिफल, या इसे हम लोग उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है? प्रतिफल है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिफल के अलावा दूसरा क्या शब्द है? उत्पाद। तो आपने इस वीडियो में दो टर्म आपने फिर नया सीख लिया, अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल परिभाषा है बच्चों, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए? ये दोनों अभिकारक हो गए। प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, उसे हम प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है, और यह प्रतिफल या उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। तो आपने अभिकारक समझ लिया, प्रतिफल समझ लिया। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने नोट कर लिया। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि कंकाली समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको 2 बार कंकाली समीकरण को समझा दिया इस वीडियो में, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। यानी कोई भी जब आप समीकरण लिखते हैं सूत्रों की सहायता से, तो वह कंकाली समीकरण ही होता है। तो कंकाली समीकरण कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। इसको हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन सा है वो प्रकार, इसको हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। पहला है असंतुलित
समीकरण। असंतुलित समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप लिख सकते हो असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम लोग लिख देंगे संतुलित, क्या लिख देंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण, या आप संतुलित समीकरण भी लिख सकते हैं। संतुलित समीकरण यानी हम इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इन दोनों में अंतर समझ लेंगे, क्या अंतर है भाई? तो एग्जाम्पल में आपको बता दिया, क्या बतलाया? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये H2O का निर्माण करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन है, अभिकारक के रूप में ऑक्सीजन है, और ये जल है। तो इन अभिकारक में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं उनको हम लोग लिख लेंगे। तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये तो तत्व हो गया। H2 तत्व नहीं है, H2 ये अणु है, मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन का तो संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है। तो हम लोग इधर संकेत लिखेंगे और अब लिखेंगे कि बायां पक्ष में और दायां पक्ष में दोनों तत्वों की परमाणु संख्या क्या बराबर है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन का कितना एटम है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हम लोग लिख दिए बाएं साइड में हाइड्रोजन का 2 एटम, और इधर लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन का कितना एटम है? 2 एटम है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संकेत के रूप में लिखे हैं, और यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्सीजन का O2 होता है। तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो 2 लिख दिए। और ये दाएं साइड में ऑक्सीजन कितना है? तो अकेला है, तो यहाँ 1 लिख दिए। तो अब बताइए, हाइड्रोजन तो दोनों साइड में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों साइड में बराबर नहीं है। यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो बाएं साइड में 2 है और दाएं साइड में 1 है। इसका मतलब यह समीकरण क्या है? असंतुलित है। इसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। परंतु जब इसी समीकरण को बच्चों जब हम यहाँ लिखते हैं H2 प्लस O2, तीर का निशान देते हैं और यहाँ लिखते हैं H2O, और जब हम इसको संतुलित करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु बाएं साइड में, ऑक्सीजन के 2 परमाणु बाएं साइड में बनाते हैं क्या? H2O। तो हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर राइट हैंड साइड दायां तरफ क्या हो गया? हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, और इधर क्या 4 है बाएं साइड में? तो यहाँ 4 तो है नहीं, यहाँ तो 2 है। तो 4 करने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया? बराबर हो गया। इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लोग उसी तरह से बना लें, क्या बना लें? तत्व एक तरफ लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो उसी तरह से लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन हमारा इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए। और ऑक्सीजन कितना है इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमने यहाँ ऑलरेडी 4 लिख दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो अब बताइए बच्चों, दायां साइड, बायां साइड और दायां साइड, बायां साइड और दायां साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु की संख्या है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में बनने वाले और प्रतिफल के रूप में बनने वाले रासायनिक पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, परंतु संतुलित रासायनिक समीकरण में तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अभिकारक के रूप में और प्रतिफल के रूप में दोनों तरफ समान होती है। ऐसे रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की बिल्कुल आसान परिभाषा है। क्या परिभाषा मैंने बताया? 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके 2 या 2 से नए पदार्थों का नए गुणों के साथ निर्माण करते हैं, ऐसी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और फिर इसके बाद मैंने बताया रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण को जब हम शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक समीकरण को जब हम संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हैं तो उसको हम कंकाली समीकरण यानी स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। और कंकाली समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण वह समीकरण है जिसमें भाग लेने वाले रासायनिक पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के रूप में बनने वाले पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? असमान होती हैं, इसलिए इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और संतुलित समीकरण में क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ तत्वों के, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो संतुलित और असंतुलित समीकरण आपने इस वीडियो में सीखा। फिर मैंने आपको बतलाया बच्चों कि अभिकारक क्या होता है। वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है? तो वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है और नए गुणों के साथ बनता है उसे हम प्रतिफल या उत्पाद के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और वहाँ सीखेंगे कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं।